हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म एंड इसकी प्रॉपर्टीज़। लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी, सेल टाइप्स के बारे में पढ़ा था। यह टॉपिक भी बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 3 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म। It is a colorless jelly-like substance in which food elements such as protein, fats, carbohydrate, mineral salts and water are present। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह कलरलेस यानी कि कह सकते हैं रंगहीन जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल साल्ट्स और वाटर प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द फंडामेंटल लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल्स। जो प्रोटोप्लाज्म है यह लिविंग सेल्स के फंडामेंटल सब्सटेंस को बनाता है। डेफिनेशन, प्रोटोप्लाज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रोटो और प्लाज्म। प्रोटो मतलब फर्स्ट सब्सटेंस का और प्लाज्म का मतलब है सब्सटेंस यानी कि पहले प्राथमिक तत्व। प्रोटोप्लाज्म इन द लिविंग कंटेंट इन ए सेल दैट इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म वह होता है जो सेल्स में पाया जाता है और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। ये दो अवस्थाओं में डिवाइड होता है। पहला है लिक्विड से सोल अवस्था में और दूसरा है जेली से जेल अवस्था में। यानी ये सोल और जेल अवस्था होती है, ना तो पूरी तरह से लिक्विड ना पूरी तरह से सोलिडिफाइड। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू प्रेजेंस। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें पाई जाती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहला है साइटोप्लाज्म। साइटो यानी साइटो के अंदर पाए जाने वाला, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला सब्सटेंस। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला प्लाज्म साइटोप्लाज्म कहलाता है। विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल्स सस्पेंडेड इन साइटोसोल आर ए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉर्म एंड फंक्शन। यह साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और साइटोसोल में सस्पेंडेड होता है एंड ए वैरायटी ऑफ, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला। इट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियोप्लाज्म है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रीय झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। The nucleoplasm is highly viscous liquid that surrounds the chromosomes and nucleoli। यह न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलाइज को के चारों तरफ घिरा हुआ रहता है। Many substances like न्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स आर डिजोल्व देयर। कई प्रकार के सब्सटेंस जैसे कि न्यूक्लियोटाइड और एंजाइम्स में घुले हुए रहते हैं। The soluble liquid portion of the nucleoplasm is called nuclear हाइलोप्लाज्म। इसमें जो सोल्यूबल और लिक्विड पोर्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में वह न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म कहलाता है। अब है प्रोटोप्लाज्म के एलिमेंट्स। मेन एलिमेंट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के कंपाउंड्स, अगर कंपाउंड में देखें तो 75% वाटर होता है। प्रोटीन्स होते हैं वह 10 से 20% होते हैं, जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो कि लिपिड्स होते हैं वह 2 to 3% होता है। कार्बोहाइड्रेट यह 2% होता है लगभग। सॉल्ट्स होता है 1%। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म कि प्रोटोप्लाज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले इरिटेबिलिटी यानी कि प्रोटोप्लाज्म इरिटेबल भी हो सकता है। सेकेंड कंडक्टिविटी, इसमें कंडक्टिविटी भी हो पाई जाती है। थर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड मोबिलिटी। फोर्थ है मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ ग्रोथ। सिक्स्थ रिप्रोडक्शन। सेवन्थ एब्जॉर्प्शन। एट्थ सिक्रेशन। नाइन्थ एक्सक्रीशन और 10 रेस्पिरेशन। ये सारी ही प्रॉपर्टीज प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो पहला है इरिटेबिलिटी। इट कैन रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इन इट्स एनवायरनमेंट। यानी वातावरण में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी स्टिमुलस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोप्लाज्म भी रिस्पॉन्स करता है। दूसरा है कंडक्टिविटी। द ट्रांसमिशन ऑफ एन इफेक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल्स टू अनदर थ्रू द सेल्स।
कंडक्टिविटी में जो भी ट्रांसमिशन होता है वह वन सेल के एक पार्ट से होता हुआ दूसरे सेल के दूसरे साइड में पहुंचता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड मोबिलिटी, एबिलिटी टू शॉर्टन इट्स लेंथ इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स की लंबाई को, लेंथ को शॉर्ट करना कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और मोबिलिटी कहलाता है। मेटाबॉलिज्म, लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी जो कि न्यूट्रिएंट से मिलती है वह ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें दो प्रकार के मेटाबॉलिज्म होता है। पहला है कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल वन। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड से बदलते हैं और एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम द सिंपलर वन, और एनाबॉलिज्म में सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ है ग्रोथ, एन ऑर्गेनाइज सेल कैन इंक्रीज इट्स बल्क फ्रॉम ग्रोथ पर्पज। कोई भी सेल ऑर्गेनल है वह अपने साइज को इंक्रीज कर सकती है ग्रोथ पर्पज के लिए। एग्जाम्पल माइटोसिस फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस के द्वारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ संपन्न होता है। सिक्स्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, माइटोसिस और म्योसिस। द प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स। माइटोसिस या म्योसिस के जरिए ही सेल्स रिप्रोड्यूस होती है, जिसमें सेल्स दो सेल्स में डिवाइडेड होती है जो कि आइडेंटिकल होती है, जिन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। सेवन्थ पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। इसमें है पिनेकोसाइट्स। सेल्स ड्रिंकिंग सेल मेम्ब्रेन इनवेलिडेट्स बिकम्स वैक्यूल। जो भी सेल्स है वह कोई भी सब्सटेंस को सेल वैक्यूल में घेर लेती है, जिसे पिनेकोसाइट कहा जाता है। दूसरा फैगोसाइट, सेल जो है सॉलिड सब्सटेंस को खाने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। एट्थ है सिक्रीशन। इसमें प्रोटोप्लाज्म है वह एलिमिनेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल। और नाइन्थ है एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। और लास्ट 10th है रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइज टू रिलीज CO2 और H2O। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और CO2 और H2O के कंपाउंड बनते हैं। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ये सारे के सारे ही ह्यूमन बॉडी के लिए लाइफ सपोर्टिंग के तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो 15% होता है। यह बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। ऑर्डर ऑफ दीज ब्लॉक्स डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज टर्न्स गिव द सेल इट्स कैरेक्टर। इट इज़ अ बिल्ड्स न्यू टिश्यू। रिपेयर करते हैं प्रोटीन्स। बॉडी के अंदर हीट और एनर्जी का सोर्स होता है प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ बनाते हैं प्रोटीन, हार्मोन्स बनाते हैं प्रोटीन। और एंजाइम इस प्रोटीन का काम एंजाइम कंट्रोल में भी होता है। कंट्रोल स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगला है लिपिड्स। यह बॉडी प्रोटोप्लाज्म में 2% होता है। इट इज़ नॉन वाटर सोल्यूबल। इसमें एनर्जी स्टोर होती है। यह सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीट और कोल्ड। ऊष्मा और शीत से ये प्रोटेक्ट करती है। असिस्टेंट डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेशन में यह हेल्प करती है। और हार्मोन्स के कंपोनेंट होते हैं लिपिड्स। लिपिड के बाद है कार्बोहाइड्रेट। यह प्रोटोप्लाज्म 1% होता है। इससे सेल एनर्जी मिलती है। यह लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। न्यूक्लिक एसिड, यह प्रोटोप्लाज्म में 1% होता है। न्यूक्लिक एसिड बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। इसमें DNA और RNA पाए जाते हैं। DNA रिप्रोडक्शन का कंट्रोल पार्ट होता है और RNA न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जिससे कि मैसेज एक सेल से दूसरे सेल्स तक ट्रांसफर होते हैं। केमिकल कंपोनेंट ऑफ द सेल। केमिकल कंपोनेंट में अगर देखा जाए तो वाटर,
ट्रांसफर सब्सटेंस और टेम्परेचर बफर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सस्पेंड इन वाटर, और वाटर लगभग 70 to 80% प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। वाटर जो होता है वह 70 to 85% होता है। इट होल्ड्स एंड ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। केमिकल एक्टिविटी जो सेल वाटर में होती है उसको कंट्रोल करता है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया, ऑस्मोटिक प्रक्रिया को कंट्रोल करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है प्रोटोप्लाज्म का। तो एक तरह से ये सारे कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस का सबसे बेसिक चीज़ होती है, फंडामेंटल चीज़ होती है। थैंक यू।